फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हमने सॉलिडिफिकेशन टाइम के बारे में पढ़ा था, सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है वो सब पढ़ा था। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, एलॉयज़ में, उन सब के बारे में हमने जो है डिटेल से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो सॉलिडिफिकेशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है, हमारा मोल्टन मेटल की जो हीट होती है वो सराउंडिंग में मोल्ड वॉल के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको हल्का सा थ्योरी लिख रखा है, प्लस एक ग्राफ मैंने अधूरा बनाया है। यहाँ पर मैं जो ग्राफ है ये आपके सामने ही बनाऊंगा, जिससे कि आपको इस ग्राफ के बारे में जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है किसी भी कास्टिंग जो सॉलिडिफिकेशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। लाइक जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली, वहाँ पर क्या होता है, कास्टिंग फर्स्ट स्टेज होती है। किसी भी जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी पार्ट बनाते हैं, तो उसमें कास्टिंग सबसे पहले होती है। तो कास्टिंग में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अगर हीट ट्रांसफ़र ठीक से नहीं होगा तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ वगैरह, कुछ ना कुछ वहाँ पर ब्लो होल्स वगैरह ये दिक्कतें आएंगी उस कास्टिंग में। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होता है। तो देखते हैं हमने यहाँ पर जो लिखा है, हीट ट्रांसफर इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल फ्रॉम पोरिंग टू सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग टू रूम टेम्परेचर इन अ कास्टिंग। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी लिखा है कि जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं किसी कास्टिंग में, ठीक है, मोल्टन मेटल हमने डाला, जो भी कैविटी हमने बनाई है उसमें, वहाँ से जब वो सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई होने के बाद जब वो कूल होता है, वो ठंडा होता है, और ठंडा होने से जब वो रूम टेम्परेचर जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुँचता है, तो उतनी प्रोसेस में वहाँ पर एक हीट ट्रांसफ़र होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो हीट फ्लो होता है, जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। डेट इज़ फर्स्ट वन इज कास्टिंग मटेरियल, किस मोल्टन मेटल का, हम किस ऑब्जेक्ट जो हम बनाना चाहते हैं वो किस मटेरियल का है। ठीक है, जो भी हम कास्टिंग करना चाहते हैं जिस भी चीज़ की, वो किस मेटल का है, इस पर भी डिपेंड करता है। दी मोल्ड, हमने जो मोल्ड बनाया है, मोल्ड कैविटी जिस चीज़ की बनाई है, वो किस मेटल, वो किस चीज़ का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है हमारा जो हीट फ्लो होता है। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर्स, जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स वहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं किसी भी हीट फ्लो में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा हीट फ्लो। ठीक है, और बाकी हीट ट्रांसफ़र इम्पोर्टेंट कैसे होता है, हमारा हीट ट्रांसफ़र इतना होना चाहिए किसी भी, जैसे हमने कोई भी कैविटी बनाई है, ठीक है, कोई भी कैविटी बनाने के बाद जो भी हम हीट ट्रांसफ़र उसका इतना होना चाहिए कि वहाँ पर जो चिलिंग वगैरह जो हम यूज करते हैं, चिल्स वगैरह, चिल्स क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कैविटी के अंदर चिल्स लगाते हैं ताकि जो उसका सॉलिडिफिकेशन हो वो प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव का मीन्स यूनिफॉर्म हो, जल्दी हो, तो वहाँ पर हम चिल्स लगाते हैं। चिल्स क्या होता है, जो हमारा कूलिंग करने में थोड़ा हेल्प करती है। ठीक है, तो वो हम लगाते हैं वहाँ पर, तो उसकी ज़रूरत ना पड़े हमें। अगर हम इतना हीट ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं अपना मोल्टन मेटल से, जो हमारा ही सराउंडिंग में मोल्ड बॉल के थ्रू जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है, अगर हम इतना करते हैं, वो चिल्स की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है किसी भी कैविटी, किसी भी कास्टिंग को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊँगा इस ग्राफ के थ्रू, कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है किसी भी मोल्टन मेटल का। ठीक है, तो मोल्ड, लिक्विड और मेटल, जो भी हमारा मोल्ड होगा, लिक्विड होगा, मेटल, उसके इंटरफेस के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कि 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले किसी भी मोल्ड, मैंने आपको बताया कि कोई भी कैविटी है, ठीक है, कोई भी मोल्ड कैविटी है जो हमने किसी भी कास्टिंग की जो मोल्ड बनाया है उसके थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ईयर सराउंडिंग, इसको हम नाम दे देते हैं मोल्ड। जो भी हमारा मोल्ड होता है कि हमने जब मोल्ड कैविटी इसके अंदर बनाई है, तो इधर उधर की जो उसकी वॉल होती हैं उसको हम मोल्ड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मोल्ड वॉल जिसको हम बोल सकते हैं।
प्लस उसके बाद हम देते हैं सॉलिड, उसके बाद हम देते हैं लिक्विड। अब सबसे पहले इन चीज़ों को समझिएगा कि हमने एक यहाँ पर हम अगर माने हमने यहाँ पर एक रख दिया है अपना जो भी हम कास्टिंग कर रहे हैं जिसकी मोल्ड कैविटी जो हमने मोल्ड बनाया था उसको रख दिया है, ठीक है। इसके इधर वाला जो पार्ट है वो है ईयर, जो भी बिल्कुल पास वाली जो लेयर होती है किसी भी जो हम कोप एंड ड्रैग बनाते थे, ठीक है, फ्लास्क होता है मोल्डिंग फ्लास्क, उसके जो बिल्कुल बराबर वाली जो इमीडिएट जो बाउंड्री होती है, ठीक है, इमीडिएट बाउंड्री होती है जो कि ईयर होती है किसी भी चीज़ की। लाइक मैं अगर इसकी बात करूं तो जो इसकी इमीडिएट बाउंड्री है, इमीडिएट बाउंड्री है यहाँ पर क्या है, ईयर है, ठीक है। तो इसके पास वाला बिल्कुल ईयर है। लाइक अगर हम एक बात बताऊं आपको कि आप कोई भी आपने किसी भी बर्तन में आप पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो वाटर को बॉयल करने पे क्या होगा, जब आप वाटर बॉयल करके और अपने स्टोव पे से गैस पे से उतार के साइड में रख देंगे तो क्या होगा कि जो भी उस बर्तन के पास वाली जो एयर होगी, ठीक है, उस बर्तन के बिल्कुल पास वाली जो एयर होगी उसका टेम्परेचर और बर्तन का टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। वो डिस्टेंस के थ्रू धीरे धीरे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है वो टेम्परेचर हटता जाता है, ठीक है, फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमारा आता जाता है। लेकिन उसके बिल्कुल इमीडिएट जो बाउंड्री होती है, उसकी बिल्कुल पास वाली जो लेयर होती है उसका टेम्परेचर और बर्तन का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। इसी वजह से जो है जो भी हमारा बर्तन होता है उसके ऊपर धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदें पानी की आती जाती हैं, क्योंकि जो वो सराउंडिंग की जो एयर होती है उसको वेपराइज करती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है जो हमारा बर्तन या किसी कोई बोतल है, ठीक है, कोई बोतल अगर ठंडी है और वो बोतल हमने रख दी, अगर हमने ला के किसी ऐसे ही ओपन में, तो उसके ऊपर ऊपर हल्का हल्के पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट वाली है, उसको हमने यहाँ पर जो है कंसीडर करा है। उसके बाद होता है मोल्ड, उसके बाद सॉलिड। अब आप कहेंगे सॉलिड और लिक्विड क्यों, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोल्ड जब भी हम मोल्टन मेटल डालते हैं, ठीक है, मोल्ड फ्लास्क के अंदर हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो क्या होता है, जो मोल्ड कैविटी की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होती है, वहाँ पर जो मेटल कांटेक्ट में आता है वो सबसे पहले सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है, वो सबसे पहले सॉलिडिफाई होता है, और जो अंदर वाला मटेरियल होता है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। लाइक अगर बात आप करें तो कोई भी जैसे दीवार होती है, अगर वो ठंडी है तो वो उसको सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे पहले जो है सॉलिडिफाई होता है वो वाला मेटल, और बीच वाला जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो जो हीट ट्रांसफर होता है एयर में वो होता है एक नॉर्मल। इसके आगे ठीक है, तो अभी हम जो है ये ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हुए गाइस प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा इसको इधर करके फिर इसको हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा कांस्टेंट। गाइस मैं अभी समझाऊंगा आपको फ्रेंड्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं बना रहा हूँ, आप बस ये देखिए कि मैं ये इस डायग्राम को किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से जो है मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ। ओके, यहाँ से और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, हल्का सा मिटाऊँ इसको। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हैं, देन थोड़ा सा कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाते हैं, और सॉरी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ग्राफ आ जाता है। इसके बाद क्या है, हम गाइस इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम। लाइक इसको हम एक लाइन खींचते हैं सीधी, यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं सीधी, और फिर एक लाइन हम यहाँ से खींचते हैं सीधी, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस पूरे हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले को हम बोल देंगे ईयर,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है वो होता है एयर। फिर इसके बाद इसको बोल देंगे हम मोल्ड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है वो है मोल्ड, यहाँ इसको हम बोल देंगे सॉलिड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है वो है सॉलिड, और इसके आगे का जो होगा उसे हम बोल देंगे लिक्विड, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेम्परेचर डिस्टेंस जो डायग्राम है हमारा हीट ट्रांसफर का वो बन गया, ठीक है। इतना बन गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये डायग्राम बना किस तरीके से, ठीक है। अब हमने देखिए डायग्राम इधर से इधर, लेकिन हम इधर से इधर को उसको समझेंगे कि कैसे बना है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कास्टिंग में क्या होता है, हम मोल्टन मेटल डालते हैं। मोल्टन मेटल किस में डालते हैं, कैविटी के अंदर जो भी हमारा मोल्ड फ्लास्क होता है उसमें हम अपना जो है ये डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ उस टाइम जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है हमारा टेम्परेचर होता है मोल्टन मेटल का। उसमें डालने के बाद जब वो कैविटी भर जाती है पूरी तरह से, उसके बाद क्या होता है, वो कूलिंग होना शुरू होता है उसकी, ठीक है। कूलिंग शुरू होती है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। उस टाइम वो अच्छे खासे टेम्परेचर पे होता है, 200 300 400 मेटल के हिसाब से जो भी उसका टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, तो वो हाई टेम्परेचर पे होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका मेल्टिंग उसकी शुरू होती है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर, लाइक वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। वाटर 0 पे आगे क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसका एक पॉइंट होगा टेम्परेचर का जिस पर कि वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या हुआ, मेटल हमारा फ्रीज होना शुरू हो गया, मतलब कि वो अब सॉलिड में बनना शुरू हो गया। जो भी मोल्टन मेटल था वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर और डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा वो पूर्ण रूप से सॉलिड हो चुका होगा, ठीक है, सॉलिड हो चुका होगा। देन अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोल्ड, किसी भी मोल्ड जो भी होता है हमारा, कोई भी मेटल होता है वो मोल्ड में चेंज होता है। कोई भी मेटल होता है, जैसे उसके जो पास वाला एरिया होता है, ठीक है, उसके जो, जैसे अब हमने अंदर डाला तो जो मोल्ड होगा हमारा, जो भी सैंड का है, जिस चीज़ का भी बना होगा, उसके जो बिल्कुल वॉल पे क्या होगा, जल्दी सॉलिडिफाई होगा हमारा मोल्टन मेटल। तो वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, यहाँ पर आके जो है पूर्ण रूप से जो सॉलिड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मोल्ड है, ठीक है, ये मोल्ड है, ये मोल्ड यहाँ पर आके इसका टेम्परेचर एक साथ डिक्रीमेंट होता है। मोल्ड के अंदर टेम्परेचर का जो है एक साथ डिक्रीमेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है, मोल्ड में जो है धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र होने के बाद वो सॉलिड से होकर मोल्ड में हीट ट्रांसफ़र करता है धीरे धीरे। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आता है, और फिर जो है यहाँ पर मोल्ड से, जो मोल्ड की दीवार होती है, दीवार पर एक साथ जो है टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, और टेम्परेचर डिफरेंस आने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा रूम टेम्परेचर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तीनों, अभी देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मोल्ड और सॉलिड के बीच में, इंटरफेस, ठीक है। और ये वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, डेल्टा टी एट मोल्ड एयर इंटरफेस, ठीक है, डेल्टा टी एट मोल्ड एयर इंटरफेस। तो ये जो होता है बेसिक हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से होता है किसी भी मेटल में। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रिंकेज के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि ये श्रिंकेज होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन हम पढ़ते हैं, क्या है, श्रिंकेज इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज in volume that occurs during the phase change in a metal's transition from a liquid state to solid state at the exposed surface। तो श्रिंकेज क्या है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज है,
वॉल्यूम में, जो कि फेज चेंज के टाइम पे होता है। मतलब जब भी मेटल जो हमारा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होता है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है, उस टाइम जो है एक इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज। ठीक है, तो श्रिंकेज बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम कोई मेटल है, अगर हमने जैसे 100 mm का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने 100 mm का बनाने के लिए जब हमने इसमें डाला जो मोल्टन मेटल डाला, मोल्टन मेटल होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया और हमारा मेटल जो कितने का बना, जो भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था 100 mm का, वो बना जाके 98 mm का। 2 mm क्या हो गया, श्रिंक हो गया वो। ठीक है, तो हमें तो दिक्कत हो गई ना। अब जब भी कोई इंडस्ट्री बनाती है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो किसी फॉर्म के लिए देती है। ठीक है, अब उस फॉर्म ने मांगा कि हमें 100 mm के जो है पिस्टन या जो भी चाहिए, हमें 100 mm की चाहिए। ठीक है, आप बना के दीजिए। अब आपने बना दी 98 mm की, तो उसके तो कोई काम की नहीं रही। तो इससे क्या हो गया, इंडस्ट्री को नुकसान हो गया। वो इंडस्ट्री को कास्टिंग जो है ख़राब हो गई उसकी, इतनी जो बनाई थी उसने। तो इसीलिए जो है हमको ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। उसी में से एक श्रिंकेज है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि श्रिंकेज को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है ये कास्टिंग के लिए। ठीक है, तो श्रिंकेज देसी सेकंड जो है, मेटल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन व्हेन सॉलिडिफाइंग एंड कूलिंग बिकॉज द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज लार्जर इन लिक्विड स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। सब इम्पोर्टेंट टर्म है ये, यहाँ पर जो इन्होंने ये लिखा है बिकॉज द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज लार्जर इन लिक्विड स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड की बजाय। तो जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो उस टाइम वो लिक्विड की फॉर्म में होता है और उसको सॉलिड की फॉर्म में चेंज होना होता है। तो जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में वहाँ जाके फिल हो जाता है कैविटी में, लेकिन जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होता है वो श्रिंक होना शुरू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वो धीरे धीरे श्रिंक होके थोड़ी सी जगह कम ले लेता है, जहाँ पर अब एक हमारा डिफेक्ट हो जाता है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, तो लाइक अगर मैं आपको समझाऊँ अगर एक तरीके से कि हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि है 100 mm इंटू 50 इंटू 20 mm का। ठीक है, ये हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लाइक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना था, इसकी डायमेंशंस मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये 100 mm है, ये 50 mm है और ये 20 mm, 20 रहने दीजिए, 10 लिख दीजिए इसको, 10 mm है। ठीक है, ठीक है, 10 mm है। तो अब ये डायमेंशंस का हमको, अब हमें बोला गया था कि ये जो है आपको कास्टिंग बनानी है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी डायमेंशंस क्या होंगी 100 इंटू 50 इंटू 10, ये हमको बनानी थी। ठीक है, अब हमने क्या करा, पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद पैटर्न हमने इसी साइज का पैटर्न, क्योंकि आपको पैटर्न की डेफिनेशन तो पता ही होगी, पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट। ठीक है, जो भी हमें कास्टिंग करनी होती है जिस भी प्रोडक्ट की, उसका रेप्लिका क्या होता है, पैटर्न। तो पैटर्न अगर हमको, अब हमें आया कि पैटर्न बनाना है हमको एक, क्योंकि हमको 100 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, 100 पार्ट्स के लिए हमको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो अब हम पैटर्न का हमने साइज क्या ले लिया, यही साइज ले लिया हमने पैटर्न का। ठीक है, अब पैटर्न का यही साइज लेने के बाद हमने जब कैविटी बनाई, पैटर्न रखा और पैटर्न हटाया, तो वहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो गई। हमने मोल्टन मेटल डाला। अब मोल्टन मेटल डालने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हुआ तो पता लगा कि वहाँ पर श्रिंकेज आ गई, श्रिंक हो गया वो। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जब वो मेटल बन के आया तो वो कितना बन के आया, वो बन के आया ठीक है, वो बन के कितना आया, पता लगा, वो बन के आया 98 mm का। वो बन के आया 49 mm का। वो बन के आया 9 mm का। ठीक है, पता लगा वो 9 mm का बन के आया। अब उसकी क्या हुआ, डायमेंशंस तो जो है वो डिक्रीज कर गई। अब ये कोई काम का हुआ हमारे लिए ऑब्जेक्ट, नहीं हुआ, क्योंकि मैकेनिकल में एक एक mm डायमेंशंस को हमको बहुत ध्यान में रख के चलना होता है।
तो अब ये क्या हो गया, एक डिफेक्ट आ गया। हमारा जो 100 पीस बन के आए वो सारे के सारे ख़राब हो गए। दूसरी कंपनी ने मना कर दिया कि सर हमको तो नहीं चाहिए डायम, क्योंकि साइज ही नहीं मैच कर रहा है, तो हमको नहीं चाहिए। तो तब हमारे समझ में आया कि हाँ, जब भी हम कोई भी मोल्टन मेटल डालते हैं तो वहाँ पर श्रिंक करता है, तो श्रिंकेज के लिए एक अलायंस देते हैं हम पैटर्न में जो है अलायंसेस दी जाती हैं, प्लस राइज़र में भी हम राइज़र का जो मोल्टन मेटल होता है वो धीरे धीरे बेचते हैं। जब वो श्रिंक करना शुरू करता है तो वो मोल्टन मेटल उसको फुलफिल करता है, और जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो कंप्लीट जिसकी हमें चाह रहे होते हैं उतनी ही आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी मेटल को बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो है उसको दिया जाता है श्रिंकेज अलायंस, लाइक 2% का इन्होंने हमको दे दिया, ठीक है। 2% का हमको दे दिया, तो हम निकालेंगे 100 इंटू 2/100, ठीक है। तो 2, तो हमारा जो पैटर्न होगा उसकी कितने हैं, 102, ठीक है। और 50 इंटू 2/100, 51 mm, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 51, ठीक। और 10 इंटू 2/100 एंड 5 है 0.2, तो 5 10 1/5 0.2, तो ये कितना हो गया 10.2, ठीक है। तो ये जो हमारा, अब जैसे हमने कोई भी कह दिया कि 2% हम अलायंस दे रहे हैं पैटर्न में, ठीक है, श्रिंकेज हमारा हो जाता है इसलिए हम 2% अलायंस दे रहे हैं। तो जो भी हम पैटर्न बनाएंगे उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो होंगी 102 mm, 51 mm और 10.2 mm। इतने का जो है हम पैटर्न बनाएंगे। जब इतने का पैटर्न बनाएंगे तब जाके हमको इतने की कास्टिंग मिलेगी, जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हमें इतना मिलेगा, ठीक है। कितनी बनाएंगे, 102 इंटू 10⁻²2 इंटू 11, मतलब अगर हमको देखें यहाँ पर तो 102 गुणा 51 गुणा 10.2, ये क्या होगा पैटर्न। तब हमको क्या मिलेगी, इतनी कास्टिंग, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, कोई भी कास्टिंग बनाने के लिए जो हम पैटर्न बनाते हैं उसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, उसमें कुछ अलायंस दिए जाते हैं जिससे कि वो सिकुड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने के बाद वो जो है उतने ही साइज़ का हमें पैटर्न मिले, जो वो कास्टिंग मिले जो हम चाह रहे हैं, जिस डायमेंशंस का हम ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं उसी डायमेंशंस का हमको ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। तो यही थी श्रिंकेज, जो ये 3 फेजेस में होती है, डेट इज सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन एंड लिक्विड श्रिंकेज। मतलब जब हम मोल्टन मेटल डाला, जब लिक्विड है उस टाइम एक श्रिंकेज होगी, सॉलिडिफिकेशन जब हमारा लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है उस टाइम एक श्रिंकेज होगी, प्लस सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पूरा श्रिंकेज के बारे में जो मैंने आपको बताया। इससे आगे हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अब एक हम नए टॉपिक में जो है एंटर करने जा रहे हैं, जो कि है डिज़ाइन ऑफ राइज़र, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ राइज़र अब हम पढ़ेंगे। तो राइज़र को डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं राइज़र, हमें जैसा कि पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग राइज़र, लेकिन यहाँ पर मैं जैसा कि लिखा है, द फंक्शन ऑफ ए राइज़र इज टू फीड द कास्टिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन सो डैट नो श्रिंकेज कैविटीज आर फॉर्म्ड। तो राइज़र का जो फंक्शन होता है, राइज़र के फंक्शन तो 2-3 होते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग के पर्पज़, जब डिज़ाइनिंग प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं तो जो राइज़र का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब मोल्टन मेटल हमारे कैविटी के अंदर पहुंचने के बाद जब सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, ठीक है, तो सॉलिडिफाई होने के बाद वहाँ पर श्रिंकेज ना हो, श्रिंकेज अगर होती है, श्रिंकेज होने के पर जो हमारा राइज़र से जो मोल्टन मेटल होता है वो जाता है और वो कैविटी के अंदर फुलफिल करता है, और उसकी जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी पूरे में जो है मोल्टन मेटल को फिल करता है। तो फंक्शन क्या होता है राइज़र का, कि वहाँ पर श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए। तो जितना भी मोल्टन मेटल उसको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो एक्सेसिव जो मोल्टन मेटल के लिए जो है वो वहाँ पर भेजता है, ठीक है। तो अब अगर श्रिंकेज कैविटी ना फॉर्म हो, ठीक है, और हमें जब श्रिंकेज होने के बाद जो जगह रह जाती है वहाँ पर वॉइड स्पेस रह जाता है, वहाँ पर और मोल्टन मेटल भेजने के लिए हम राइज़र से भेजते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि जो राइज़र का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जब तक कास्टिंग सॉलिडिफाई ना हो जाए तब तक राइज़र का जो मोल्टन मेटल है वो मोल्टन मेटल ही रहना चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, कास्टिंग के सॉलिडिफाई होने से पहले राइज़र पहले सॉलिडिफाई हो गया है,
राइजर में जो मोल्टन मेटल पहुंचा वो पहले सॉलिडिफाई हो गया, कास्टिंग बाद में सॉलिडिफाई हो रही है। अब कास्टिंग श्रिंक हुई, ठीक है, कास्टिंग श्रिंक हुई। अब श्रिंक होने के बाद वो सिकुड़ी, और सिकुड़ने के बाद उसे चाहिए और मोल्टन मेटल, तो वो किससे मांगेगा? वो मांगेगा राइजर से। और पता चला राइजर तो भाई साहब पहले से ही सिकुड़ चुके हैं, पहले ही सॉलिडिफाई हो चुके हैं, तो हमको कहाँ से चाहिए होगा मोल्टन मेटल? फिर तो वो वहाँ पर स्पेस, वॉइड स्पेस रह जाएगा और श्रिंकेज कैविटी फॉर्म हो जाएगी, फिर यहाँ पर ये डिफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमको क्या एक टर्म ध्यान रखनी पड़ती है, उस जब हम डिजाइन करते हैं कोई भी राइजर, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि राइजर जब सॉलिडिफाई तब हो जब पूरी की पूरी जो है कि हमारे कास्टिंग सॉलिडिफाई हो चुकी हो। कास्टिंग के सॉलिडिफाई होने के बाद ही राइजर को सॉलिडिफाई होना पड़ता है, उससे पहले नहीं हो सकते। अगर उससे पहले होगा तो राइजर ही हमारा फेल हो जाएगा, तब हमारी कास्टिंग में डिफेक्ट आ सकता है। तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है राइजर का वो ज़्यादा होना चाहिए बस कास्टिंग से, ठीक है। अगर कास्टिंग 10 मिनट में जो है सॉलिडिफाई हो रही है, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, कास्टिंग अगर 2 मिनट में सॉलिडिफाई हो रही है, तो राइजर कम से कम 4 या 3 मिनट में सॉलिडिफाई हो। उस 2 मिनट के बाद ही सॉलिडिफाई होना चाहिए, उससे पहले सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को देख कर के हम जो है राइजर को डिज़ाइन करते हैं। तो एक टर्म जो कि मैं लिख दे रहा हूँ कि TS जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है राइजर का, वो हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है कास्टिंग से, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेथड आए राइजर डिजाइन करने के। 2 मेथड होते हैं, केन्स मेथड होता है, मॉडुलस मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केन्स भाई साहब आए, केन्स भाई साहब ने कहा कि हाँ मैं एक मेथड दूंगा राइजर डिजाइन करने का, ठीक है। केन्स ने क्या कहा? केन्स ने कहा कि जब मतलब कोई भी कास्टिंग जब होती है तो वो उसमें जो भी उसका वॉल्यूम होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या करता है? हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो उसका सरफेस एरिया होता है वो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है ना। पहले भी मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ कि जो भी वॉल्यूम होता है वो हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो भी उसका सरफेस एरिया होता है वो उसके हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम केन्स मेथड के बारे में बात करते हैं। केन ने क्या बताया? केन ने बताया कि जो भी कोई भी मेटल होता है, कोई भी अगर राइजर को हम जब डिजाइन करते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि किसी भी मेटल में जो भी उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो हीट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है कि कितना हीट वहाँ पे हीट कंटेंट है, कितना हीट ट्रांसफर होगा। जो सरफेस एरिया है वो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन्होंने जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक दी तो इन्होंने एक रेशियो दिया जो कि है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये इन्होंने क्या बताया कि ये इसकी कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से वो कूल हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पर कूलिंग हो रही है। तो इन्होंने ये बताया। उसके बाद अब देखिए जैसे कि कास्टिंग में होता है, सेम कास्टिंग की तरह जो है राइजर भी उसी की तरह बिहेव करता है, सेम, ठीक है। तो राइजर भी उसी की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि राइजर जो है वो सबसे बाद में सॉलिडिफाई हो। सबसे पहले क्या हो? कास्टिंग सॉलिडिफाई हो, उसके बाद जो है राइजर सॉलिडिफाई हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने जैसे बताया कि एक रेशियो दिया, फ्रीजिंग रेशियो जिसको हम बोलते हैं, फ्रीजिंग रेशियो, इन्होंने वो रेशियो दिया जो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये रेशियो क्या बताता है। फ्रीजिंग रेशियो ये इन्होंने बताया कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम that is of casting and surface area upon volume that is of riser। देखो अब इन्होंने कहा कि राइजर इस शेप का बनाया जाए, राइजर जो है इस शेप का बनाया जाए जिससे कि जो ऐसे अपॉन बी जो ये वैल्यू है ये सबसे कम आए। ये कम आएगी तो फ्रीजिंग रेशियो क्या होगा? वो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए।
इन्होंने जो मेथड बताया था, इन्होंने बताया कि जो फ्रीजिंग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको लीस्ट होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा, है ना, इससे कम होना पड़ेगा। तो इससे कम होने के लिए इन्होंने बताया कि राइजर को हम इस शेप का बनाएं जिससे उसका जो है ये जो ऐसे अपॉन बी जो आए वो लीस्ट आए, कम आए। तो इसके लिए हमारे पास जो शेप थी वो सबसे कम क्या थी, स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है, जो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम है वो सबसे कम आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सरफेस वो जो स्फीयर की जो शेप होती है वहाँ पर मोल्टन मेटल क्या होता, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता, ठीक है, उससे तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं था। तो स्फीयर के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है सिलेंडर, ठीक है। सेकंड नंबर पे सिलेंडर आता है जिसका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, इससे इससे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसको तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है कि इसमें हम यूज नहीं कर सकते इसको, इसीलिए फिर हमने सिलेंडर को यूज किया जिसमें कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या आता है, कम आता है। तो आप जहाँ भी देखते हैं राइजर जो होता है, राइजर हमेशा मोस्टली केसेस में सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 1, ठीक है। फ्रीजिंग रेशियो की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, ठीक है। फ्रीजिंग रेशियो के बाद इन्होंने एक और रेशियो दिया जिसको कहते हैं हम वॉल्यूम रेशियो। इसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेशियो। और वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम रेशियो होता है राइजर वॉल्यूम अपॉन कास्टिंग वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, राइजर वॉल्यूम अपॉन कास्टिंग वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों रेशियो को मिलाकर इन्होंने एक इक्वेशन दी, इन दोनों को मिलाकर जिसको हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू ए अपॉन वाई माइनस बी प्लस सी। ये केन्स इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, केन इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कांस्टेंट फॉर द मेटल। यहाँ पर जो ए है वो क्या है, फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंटली था, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो है निकल के आया ये वाला जो फॉर्मूला, फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, ठीक है। बी क्या था और सी क्या था, अब मैं बताता हूँ। बी है कॉन्ट्रैक्शन रेशियो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और सी जो था वो है रिलेटिव फ्रीजिंग रेशियो ऑफ राइजर एंड कास्टिंग। रिलेटिव फ्रीजिंग रेशियो, ठीक है। तो ये ए बी सी की वैल्यू थी। तो ये जो है हमारे लिए इक्वेशन दी केन्स ने। इस इक्वेशन के बेसिस पे जो है हम राइजर को डिज़ाइन करते हैं। बेसिक आप समझ चुके होंगे, बेसिक किसी भी राइजर डिज़ाइन करने के लिए होता है कि उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। केन्स ने क्या बताया, केन्स ने एक फ्रीजिंग रेशियो दिया, एक वॉल्यूम रेशियो दिया। फ्रीजिंग रेशियो में उन्होंने क्या कहा कि जो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम जो कास्टिंग का है उसके अपॉन में जो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम राइजर, ये फ्रीजिंग रेशियो इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। 1 से ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम को लीस्ट होना पड़ेगा। और सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम जो रेशियो है वो स्फीयर के लिए सबसे कम होता है, लेकिन स्फीयर की जिस तरह की शेप होती है उस तरीके से हम उसको एज अ राइजर यूज नहीं कर सकते। इसीलिए फिर सेकेंड वन जो बेस्ट होता है वो हमारे लिए सिलेंडर होता है। इसीलिए जो राइजर होते हैं वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। उसके बाद एक रेशियो दिया वॉल्यूम रेशियो, जिस जो कि होता है राइजर वॉल्यूम अपॉन कास्टिंग वॉल्यूम। इन दोनों को मिला कर उन्होंने एक इक्वेशन दी। इस इक्वेशन के बेसिस पर ही हम जो है राइजर को डिजाइन करते हैं।
तो ये था हमारा कैन्स मेथड। इसके बाद एक मेथड आता है मॉडुलस मेथड। तो मैं मॉडुलस मेथड के बारे में भी आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। सेकेंड वन आता है हमारे पास मॉडुलस मेथड। ठीक है, तो मॉडुलस मेथड ये भी पूरा एक्सपेरिमेंटली ही हमारे लिए जो है ये एम्पेरिकल बेसिस पे जो है ये दिया गया था। तो मॉडुलस मेथड में सबसे पहले तो आप बात आ जाती है मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस आपका जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक जो केन ने बताई थी, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सरफेस एरिया ऑफ वन वॉल्यूम, उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, उसका इन्वर्स होता है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का। तो जो भी कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका जो है इन्वर्स इसको बोलते हैं मॉडुलस 1 अपॉन सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो भी मॉडुलस होता है कास्टिंग का, ठीक है, और मॉडुलस होता है राइजर का, उन दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशन दिया था कि अगर मॉडुलस राइजर का, ठीक है, अगर मॉडुलस राइजर कास्टिंग का सॉरी जो भी राइजर का मॉडुलस होता है MR, ठीक है, उस हमेशा 1.2 MC होना चाहिए। ये इन्होंने बोला था। जनरली ये सिलेंड्रिकल शेप में यूज किया जाता है स्टील कास्टिंग में, सिलेंड्रिकल शेप में, जहाँ पर डायमीटर और हाइट का रेशियो 1 होता है, मतलब D इक्वल्स टू हम H को मानते हैं, वहीं पर ये जो है मॉडुलस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस मेथड में उन्होंने सिंपली बोला कि जो राइजर का मॉडुलस होता है वो 1.2 ऑफ MC होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कास्टिंग का 1.2 होना चाहिए, तब जाके हम उसको हम यूज कर सकते हैं। उसकी हम जो डिजाइनिंग सेम उसी तरह से करते थे कि हमने मॉडुलस ऑफ कास्टिंग निकाल लिया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कास्टिंग निकालने के बाद उसमें 1.2 अगर मल्टीप्लाई करके जो मॉडुलस ऑफ राइजर आता है, मतलब कि ये जो राइजर है वो सस्टेन कर जाएगा, ये कोई भी डिफेक्ट नहीं आने देगा कास्टिंग में। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया, जो मॉडुलस मेथड ने यही बताया कि एटलीस्ट 1.2 तो होना ही चाहिए मॉडुलस ऑफ कास्टिंग का जो मॉडुलस ऑफ राइजर होता है। तो गाइस ये थे 2 मेथड डिजाइनिंग ऑफ राइजर के। तो इसके बाद जो है हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, जो भी कास्टिंग में डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में। हाँ, दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी एकेडमी को जो है सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।